तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की प्रवक्ता श्रीमती सीमा, गवर्नमेंट कॉलेज बहादुरगढ़ से। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्र प्रेस की अवधारणा के बारे में। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय लोकतंत्र के भवन को 3 स्तंभों विधानपालिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका पर टिका हुआ बताया है। तब समाचार पत्र व प्रेस को इतना महत्व नहीं दिया गया था, किंतु आज के युग में समाचार पत्र जनसाधारण के विचारों की अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन बन गया है। इसलिए इसे लोकतंत्र के भवन का चौथा स्तंभ कहा जाता है। भारतीय संविधान में नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों में एक अधिकार बोलने व अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार दिया गया है। इस अधिकार के आधार पर भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की बात कही जाती है, किंतु इस मौलिक अधिकार की भी अपनी सीमाएं हैं। अतः प्रेस की स्वतंत्रता भी किसी सीमा तक निश्चित है। आइए जानते हैं सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व प्रेस स्वतंत्रता की स्थिति के बारे में। भारतवर्ष में प्रेस की स्वतंत्रता के कानून या नियम सर्वप्रथम सन 1797 में ही लागू हो गए थे। उसके अनुसार अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध बेलाग टिप्पणी करने के विरुद्ध प्रेस को नियंत्रण में लाने के लिए अधिनियम सन 1797 में पारित किया गया। तत्पश्चात समाचार पत्रों पर अंकुश लगाने हेतु सन 1799 में कुछ नियम बनाए गए। लॉर्ड मिंटो ने सन 1813 में प्रेस पर अंकुश लगाने के लिए कुछ और कड़े नियम बनाए, किंतु लॉर्ड हेस्टिंग्स ने प्रेस के महत्व को समझते हुए उनके प्रति नरम रुख अपनाया। 19 अगस्त 1818 को समाचार पत्रों की सेंसरशिप समाप्त कर दी गई। ये स्थिति सन 1835 तक चली, किंतु इसके पश्चात प्रेस का गला घोटने वाले नियम बना दिए गए। 13 जून 1857 को फिर एक अध्यादेश पारित किया गया, जिसमें प्रेस खोलने तथा पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया, किंतु भारत में इसके बाद भी पत्र पत्रिकाओं की संख्या बढ़ती रही। सन 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया गया। इसके पश्चात भी प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के समय समय पर प्रयास होते रहे। सन 1910 में लॉर्ड हार्डिंग के काल में प्रेस संबंधी नियमों को कठोर करते हुए प्रेस एक्ट बनाया गया, किंतु इस एक्ट का कड़ा विरोध किया गया और सन 1922 में इसे रद्द कर दिया गया। सन 1932 में विदेशी राष्ट्रों के विरुद्ध प्रतिबंध लगाने हेतु विदेश संबंधी अधिनियम पारित किया गया। इसी दृष्टि से सन 1940 में नेशनल हेराल्ड नामक पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। तत्पश्चात भारतीय प्रेस संबंधी कानूनों में भारी परिवर्तन हुआ। आइए अब जानते हैं स्वातंत्र्योत्तर प्रेस की अवधारणा। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय संविधान में अन्य स्वतंत्रताओं के साथ साथ बोलने का अधिकार भी दिया गया। ये अधिकार संविधान के 19वें खंड में अंकित है। अतः संविधान में वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण शीर्षक के अंतर्गत वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया, जो अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार है। वस्तुतः वाक स्वतंत्रता ही स्वतंत्र प्रेस की अवधारणा का मूल आधार है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का होना उचित ही नहीं अपितु आवश्यक भी है। इसके न होने पर अन्य प्रकार की स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए प्रेस की स्वतंत्रता नागरिकों की वाक स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है। आधुनिक युग में समाचार पत्र व अभिव्यक्ति के अन्य साधन स्वतंत्र अभिव्यक्ति और वैचारिक आदान प्रदान का सशक्त माध्यम है। भारतीय संविधान में वाक स्वातंत्र्य की बात को स्वीकार करते हुए पृथक रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख उपलब्ध नहीं है, किंतु विशेषज्ञों का मानना है कि प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष उल्लेख न होने के बावजूद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता निहित है।
प्रेस की स्वतंत्रता का तात्पर्य ये नहीं कि कोई भी व्यक्ति मनचाहे ढंग से किसी के विरुद्ध कोई बात कह या लिख सकता है। प्रेस की स्वतंत्रता की भी कुछ सीमाएं हैं। इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 19वें खंड 1 ख में स्पष्ट लिखा है कि खंड 1 के उपखंड क की कोई बात अपमान लेख, अपमान वचन, मानहानि, न्यायालय अवमान से शिष्टाचार अथवा सदाचार पर आघात करने वाले तथा राज्य की सुरक्षा को कमजोर करने वाले या राज्य को उलटने की प्रवृत्ति वाले किसी विषय से जहां तक कोई वर्तमान विधि संबंध रखती है, वहां तक उसके प्रवर्तन का प्रभाव अथवा संबंध रखने वाली विधि को बनाने में राज्य के लिए रुकावट न डालेगी। देश की सर्वोच्च अदालत अर्थात उच्चतम न्यायालय ने भी प्रेस की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति के संवैधानिक अधिकार की व्याख्या इस प्रकार की है। संविधान द्वारा लगाए गए निर्बंधों को छोड़कर प्रत्येक नागरिक प्रेस की इन अधिकारों के उपयोग के लिए स्वतंत्र है। आइए जानते हैं। पहला, समाचारों और विचारों के मुद्रण व प्रकाशन की स्वतंत्रता तथा मुद्रित सामग्री का लोगों में वितरण व प्रसारण। दूसरा, सार्वजनिक मामलों पर खुली बहस तथा सरकार व सरकारी कार्यों की समीक्षा व आलोचना। तीसरा, सरकार के एकाधिकार नियंत्रण से मुक्त रहकर विभिन्न और विरोधी सूत्रों तथा स्पर्धा के आधार पर तथ्य व सूचनाएं एकत्रित करना। चौथा, सरकारी नियंत्रण व प्रभाव से मुक्त रहकर अपनी योजना के अनुसार कार्य करना। पांचवा, ऐसे किसी भी विशेष कर से मुक्ति जिसके परिणाम स्वरूप पत्र की प्रसार संख्या सीमित होती हो। छठा, पत्र के प्रसार व विक्रय की नीति स्वयं निर्धारित करना। सातवां, वैचारिक नीति का निर्धारण स्वयं करना। आठवां, सरकारी और गैर सरकारी विज्ञापनों के प्रति अंतिम निर्णय स्वयं करना। अंत में कहा जा सकता है कि भले ही प्रेस को अनेक स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, किंतु उसके संचालन के लिए कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य है। प्रेस की स्वतंत्रता के विषय में शिव प्रसाद भारती का कथन है, यदि प्रेस की स्वतंत्रता का प्रयोग समाज के व्यापक हितों को असहनीय आघात पहुंचाता हो तो इस स्वतंत्रता पर कुछ निर्बंधन लगाए जा सकते हैं, किंतु यह निर्बंधन न तो मनमाने तौर पर और न ही आवश्यकता से अधिक परिणाम में लागू किए जा सकते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता का विषय एक अत्यंत नाजुक विषय है। प्रेस की स्वतंत्रता उन्मुक्त होकर उच्च श्रृंखल न बन जाए, इसके लिए कुछ नियम व अंकुश लगाना आवश्यक है। यदि प्रेस पर पूर्ण प्रतिरोध लगाने का अधिकार सरकार को दे दिया जाए तो वह अपनी मामूली सी आलोचना करने पर प्रेस पर तरह तरह की रोक लगा सकती है, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था या शासन पर चोट पहुंचती है। इसके विपरीत प्रेस पर किसी प्रकार का निर्बंधन न होने पर प्रेस भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर सकती है, जिससे समाज व व्यक्ति का अहित होगा। इसलिए दोनों ही स्थितियों के मध्य संतुलन बनाए रखना नितांत आवश्यक है। अतः स्पष्ट है कि प्रेस की स्वतंत्रता और उस पर अत्यंत आवश्यक निर्बंधन दोनों ही आवश्यक हैं। इसमें राष्ट्र, समाज और व्यक्ति का हित है। भारतवर्ष में प्रेस की स्वतंत्रता और उसके निर्बंधन का फैसला न तो स्वयं प्रेस ही कर सकती है और न ही सरकार। ये काम न्यायपालिका को दिया गया है, जो ये फैसला करने का अधिकार रखती है कि कौन सी स्वतंत्रता अनुचित या उचित है और कौन सा निर्बंधन उचित है या अनुचित है।